आज का करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं सिलेक्शन विचार, क्योंकि अब सिलेक्शन दूर नहीं। चलिए शुरू करते हैं स्लाइड नंबर 1 से। जी। अगर हम इस पहली स्लाइड को देखें तो इसमें आज की तारीख का महत्व बताया गया है। आज 11 मई है और साल है 2026। तो 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस यानी नेशनल टेक्नोलॉजी डे के रूप में मनाया जाता है। हाँ, और इसके पीछे एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक कारण है। अगर मैं स्लाइड का टेक्स्ट पढ़ूं तो 11 मई 1998 को राजस्थान के पोखरण में ऑपरेशन शक्ति सफल हुआ था, जिसे हम पोखरण 2 भी कहते हैं। और मजे की बात यह है कि सिर्फ परमाणु परीक्षण ही नहीं हुआ था उस दिन। इसी दिन भारत के स्वदेश निर्मित हंसा 3 एयरक्राफ्ट ने भी अपनी सफल उड़ान भरी थी। अरे वाह, एक ही दिन में। बिल्कुल। और साथ ही DRDO ने त्रिशूल मिसाइल का भी सफल परीक्षण किया था। मतलब ये दिन वाकई भारत की तकनीकी आत्मनिर्भरता का एक बहुत बड़ा जश्न है। हाँ, और एक ही दिन में 3 बड़ी तकनीकी सफलताएं। और मुझे लगता है इसी तकनीकी आत्मनिर्भरता की नींव पर आज भारत रक्षा और वैश्विक मंच पर इतना आगे बढ़ रहा है। यही हमारी आज के इस मास्टर क्लास का मुख्य विषय भी है। सही कहा आपने। 1998 के पोखरण से लेकर आज हम जो अत्याधुनिक मिसाइल तकनीक देख रहे हैं, ये उसी का एक तरह से विस्तार है। तो इसी बात पर अगली स्लाइड पर चलते हैं। स्लाइड नंबर 6। यहाँ मिशन दिव्यास्त्र के बारे में लिखा है। हाँ, मिशन दिव्यास्त्र। मैं स्लाइड पढ़ता हूँ। यह स्वदेशी अग्नि मिसाइल है जो MIRV तकनीक से लैस है। MIRV तकनीक। हाँ, MIRV मतलब मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल। अच्छा। और इसकी जो रेंज है वो 5000 किलोमीटर है। इस स्लाइड में यह भी दर्ज है कि इसका परीक्षण ओडिशा के डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से किया गया है। ये जो MIRV तकनीक है, कैसे ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे कोई एक डिलीवरी ट्रक है? एक डिलीवरी ट्रक? हाँ। मतलब? हाँ, मेरा मतलब है कि क्या इसे हम ऐसे देख सकते हैं कि एक ही डिलीवरी ट्रक है जो हमारी मिसाइल है और वो एक साथ अलग अलग पथों पर यानी अलग अलग भौगोलिक लक्ष्यों पर अलग अलग पैकेज डिलीवर कर रहा है। पैकेज यानी वॉरहेड्स। अरे हाँ, ये बिल्कुल सटीक एनोलॉजी है। एक ही मिसाइल अंतरिक्ष में जाकर अलग अलग वॉरहेड्स को अलग अलग टारगेट पर भेज सकती है। तो दुश्मन के लिए इसे रोकना बहुत मुश्किल होता होगा। बहुत मुश्किल। और इसी तकनीक की बदौलत अब भारत अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और UK के एलीट क्लब में शामिल हो गया है। अच्छा, मतलब हम अब उन चुनिंदा देशों में हैं। ये बहुत बड़ी बात है। अब अगर हम स्लाइड नंबर 4 पर आएं तो यहाँ तारा वेपन सिस्टम के बारे में जानकारी है। हाँ, TARA तारा। जी, इसे DRDO और भारतीय वायुसेना यानी IAF ने मिलकर विकसित किया है। स्लाइड के मुताबिक तारा का मतलब है टैक्टिकल एडवांस्ड रेंज ऑग्यूमेंटेशन। बिल्कुल। और ये भारत का पहला स्वदेशी ग्लाइड वेपन सिस्टम है। ग्लाइड वेपन सिस्टम। तो ये रडार से बच के सटीक हमला कर सकता है ना? हाँ, इसकी खासियत यही है कि ये दुश्मन के रडार की पकड़ में नहीं आता। और इस प्रेजेंटेशन में लिखा है कि इसका मेडन परीक्षण यानी पहला परीक्षण ओडिशा तट पर हुआ है। लेकिन देखिए, इतने उन्नत हथियार बना लेना ही काफी नहीं है। सही कहा। इन हथियारों को एक रणनीतिक दिशा देने के लिए सही नेतृत्व का होना भी बहुत जरूरी है। और इसी से हम अपनी अगली स्लाइड यानी स्लाइड नंबर 9 पर आते हैं, जो नए CDS की नियुक्ति के बारे में है। हाँ, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। इस स्लाइड में बताया गया है कि लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमणी नए CDS बने हैं। और इन्होंने जनरल अनिल चौहान की जगह ली है। जी। और जैसा कि हमारे श्रोताओं को पता ही होगा कि भारत के पहले CDS जनरल बिपिन रावत थे। बिल्कुल। और स्लाइड में कुछ और तथ्य भी दिए गए हैं, मैं पढ़ती हूँ। ये एक 4 स्टार जनरल रैंक है, जो रक्षा मंत्री के प्रधान सैन्य सलाहकार होते हैं। प्रधान सलाहकार। हाँ, और इनका मुख्य काम थल, नौसेना और वायुसेना में संस्थागत एकीकरण सुनिश्चित करना है, जिसे जॉइंटनेस कहते हैं। और ये भी लिखा है कि CDS रक्षा मंत्रालय के सैन्य मामलों के विभाग, जिसे DMA कहते हैं, उसके पदेन सचिव भी होते हैं। अच्छा, तो रक्षा और नेतृत्व की ये जो मजबूत स्थिति है, ये अब सिर्फ देश के अंदर नहीं बल्कि विदेश नीति और अर्थव्यवस्था को भी आकार दे रही है। बिल्कुल। और इसी वजह से हम सेक्शन 2 पर आते हैं, जो वैश्विक कूटनीति और रक्षा निर्यात से जुड़ा है। स्लाइड नंबर 12 देखिए। हाँ, इस स्लाइड में भारत और वियतनाम के समझौतों का जिक्र है। वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम की भारत यात्रा के दौरान 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को $25 बिलियन तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। हाँ, और अभी वर्तमान में ये व्यापार लगभग $16 बिलियन का है।
लेकिन इस स्लाइड में एक और बहुत दिलचस्प बात है। अब भारत अब सिर्फ हथियार खरीद नहीं रहा है, बल्कि निर्यात भी कर रहा है। यहाँ ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल के वियतनाम को निर्यात करने पर चर्चा हुई है। ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट है, रक्षा निर्यातक बनना। और इसी स्लाइड में ये भी है कि भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई और स्टेट बैंक ऑफ वियतनाम के बीच डिजिटल भुगतान को लेकर एक एमओयू साइन हुआ है। डिजिटल भुगतान। हाँ, और साथ ही दोनों देशों की सेनाओं के बीच विनबैक्स सैन्य अभ्यास भी आयोजित किया गया है। वियतनाम के साथ तो हमारी साझेदारी बढ़ ही रही है, लेकिन अगर हम स्लाइड नंबर 10 देखें तो यूरोप के साथ भी बड़े वित्तीय समझौते हो रहे हैं। जी, बेसल स्विट्जरलैंड में आरबीआई और यूरोपियन सेंट्रल बैंक यानी ईसीबी के बीच एक एमओयू हुआ है। और बेसल तो बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स यानी बीआईएस का मुख्यालय भी है ना। बिल्कुल सही। और इस समझौते का जो मुख्य उद्देश्य है वो सूचनाओं का आदान प्रदान और वित्तीय नवाचार को बढ़ावा देना है। इसी स्लाइड में एक और डेटा पॉइंट है कि एक्सिस बैंक ने MUFG समूह से $500 मिलियन का ऑफशोर लोन जुटाया है। हाँ, ये भारतीय बैंकिंग सेक्टर के लिए बहुत बड़ी बात है। अच्छा, अब स्लाइड 3 पर चलते हैं। ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की बैठक। 2026 की ब्रिक्स अध्यक्षता भारत के पास है। इसी के तहत ये बैठक मध्य प्रदेश के इंदौर में हुई। और इसकी थीम स्लाइड में लिखी है, बिल्डिंग फॉर रेजिलियंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। और यहाँ एक बात ध्यान देने वाली है, ये अब सिर्फ ब्रिक्स नहीं रहा, ये विस्तारित ब्रिक्स है, जिसे ब्रिक्स प्लस कहते हैं। अच्छा, तो इसमें और कौन से देश जुड़े हैं? इस स्लाइड में लिस्ट दी गई है। मूल 5 देशों के अलावा अब इसमें मिस्र, इथियोपिया, ईरान, यूएई और सऊदी अरब शामिल हो गए हैं। अरे वाह, इतने सारे नए देश। हाँ, और इस विस्तारित समूह का जो मुख्य फोकस है वो है खाद्य सुरक्षा और कृषि प्रौद्योगिकी यानी एग्रीटेक को साझा करना। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर तो भारत काफी कुछ कर रहा है, लेकिन अब थोड़ा देश के आंतरिक शासन और सामाजिक मुद्दों की ओर मुड़ते हैं। स्लाइड नंबर 2 राज्यों में मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति पर है। जी, यहाँ संविधान के अनुच्छेद 164 का जिक्र है, जिसके तहत राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करते हैं। बिल्कुल। और स्लाइड में हाल ही के 2 उदाहरण हैं। पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी नए मुख्यमंत्री बने हैं, जिन्हें राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने नियुक्त किया। और तमिलनाडु में सी जोसेफ विजय राज्य के 9वें मुख्यमंत्री बने हैं और इनकी नियुक्ति राज्यपाल RN रवि द्वारा की गई है। ये तो हुई राजनीतिक बात, लेकिन स्लाइड 14 पर जो है वो बहुत ऐतिहासिक है। हाँ, मैं देख रही हूँ केंद्रीय कैबिनेट ने एक प्रस्ताव को मंजूरी दी है, जिसके तहत अब राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को जन गण मन, जो हमारा राष्ट्रगान है, उसी के समान कानूनी दर्जा दिया जाएगा। ये बहुत भावुक कर देने वाला फैसला है। स्लाइड में इसका ऐतिहासिक संदर्भ भी दिया है कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने 1882 में अपने उपन्यास आनंद मठ में इसे लिखा था। अच्छा, तो ये फैसला इसकी 150वीं वर्षगांठ के अवसर पर लिया गया है। जी, और इसमें यह भी दर्ज है कि हमारी संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को इसे राष्ट्रीय गीत के रूप में अपनाया था। एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। अब अगर हम समाज और नागरिकों की सुरक्षा की बात करें तो स्लाइड 11 पर आते हैं। हाँ, जन सुरक्षा योजनाओं के 11 वर्ष। जी, 9 मई 2015 को प्रधानमंत्री मोदी द्वारा 3 योजनाएं लॉन्च की गई थीं। पहली है PMJJBY यानी प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। ये 18 से 50 वर्ष के लोगों के लिए है और इसमें 2 लाख रुपए का जीवन बीमा मिलता है। दूसरी योजना है PMSBY यानी प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। ये 18 से 70 वर्ष के लोगों के लिए है और इसमें 2 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा है। और तीसरी है अटल पेंशन योजना या APY, जो 18 से 40 वर्ष के आयु वर्ग के लिए है। इसमें 1000 से 5000 रुपए तक की न्यूनतम गारंटीकृत पेंशन मिलती है। लेकिन सबसे बड़ा आंकड़ा जो इस स्लाइड में है वो ये है कि इन योजनाओं में अब तक 25,160 करोड़ रुपए से अधिक के दावों का निपटान हो चुका है। बाप रे, 25,000 करोड़ से ज्यादा! ये तो बहुत बड़ी रकम है। हाँ, ये आर्थिक सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी था। लेकिन देखिए, जहां एक तरफ हम सुरक्षा दे रहे हैं, वहीं कुछ चुनौतियां भी हैं। स्लाइड 5 पर जो NCRB की रिपोर्ट है वो काफी गंभीर तस्वीर दिखाती है। NCRB यानी राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो। स्लाइड में लिखा है कि इसकी स्थापना 1986 में गृह मंत्रालय के तहत हुई थी। तो इसके आंकड़े क्या कहते हैं? आंकड़े बताते हैं कि सर्वाधिक आत्महत्या दर और साइबर अपराधों के मामले में बेंगलोर शीर्ष पर है। अच्छा, बेंगलोर। और दिल्ली के बारे में भी कुछ है यहाँ? हाँ, बच्चों के खिलाफ अपराधों की अगर बात करें तो दिल्ली मेट्रो शहरों में पहले स्थान पर है। ये आंकड़े तो डराने वाले हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इस डेटा का इस्तेमाल कहीं ना कहीं समाधान निकालने के लिए होता होगा। बिल्कुल,
स्लाइड में ही लिखा है कि ये डेटा नीति निर्माताओं को क्राइम प्रिवेंशन स्ट्रैटेजीज यानी अपराध रोकथाम नीतियों बनाने में मदद करता है। शासन और नीतियों से आगे बढ़कर अगर हम नागरिकों के स्वास्थ्य की बात करें तो स्लाइड 17 और 16 में बहुत अच्छी जानकारी है। हाँ, नए लेबर कोड और स्वास्थ्य के बारे में। नए लेबर कोड में ये प्रावधान है कि सरकार 40 वर्ष से अधिक आयु के श्रमिकों के लिए मुफ्त वार्षिक स्वास्थ्य जांच कराएगी। ये तो बहुत जरूरी कदम है। और स्लाइड 16 में इसे 8 मई को मनाए जाने वाले स्वास्थ्य दिवसों से जोड़ा गया है। 8 मई, अच्छा हाँ, 8 मई को विश्व ओवेरियन कैंसर दिवस मनाया जाता है। स्लाइड में इसे साइलेंट किलर कहा गया है क्योंकि इसके लक्षण अक्सर अंतिम चरण में ही सामने आते हैं। और इसकी थीम लिखी है नो वुमन लेफ्ट बिहाइंड। बहुत ही प्रभावशाली थीम है। और इसी दिन विश्व थैलेसीमिया दिवस भी होता है। थैलेसीमिया एक आनुवंशिक रक्त विकार है ना जी, जेनेटिक ब्लड डिसऑर्डर, और इसकी थीम है हिडन नो मोर। तो स्वास्थ्य के बाद चलिए थोड़ा भूगोल और चर्चित स्थानों पर नजर डालते हैं। जी स्लाइड 13 में 3 बड़े स्थानों का जिक्र है। जी मैं पढ़ती हूँ। जी बेंगलुरु में उलसूर झील और एक नया ध्यान मंदिर, हैदराबाद में अत्याधुनिक सिंधु अस्पताल, और नई दिल्ली में भारत का पहला इंटरनेशनल ऑप्थेल्मोलॉजी रिसर्च कॉन्फ्रेंस। तो ये तो भारत की बात हुई, लेकिन अगर हम स्लाइड 7 देखें तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुछ बहुत ही भयंकर प्राकृतिक घटना हुई है। अरे हाँ, इंडोनेशिया के बारे में है ये। जी, इंडोनेशिया के उत्तरी मालुकू प्रांत में जो हल्मनेरा द्वीप है, वहां माउंट डुकोनो ज्वालामुखी में एक भयंकर विस्फोट दर्ज किया गया है। और ये क्षेत्र पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में आता है ना? बिल्कुल सही। ये क्षेत्र अपनी भूगर्भीय हलचल के लिए ही जाना जाता है। प्राकृतिक घटनाओं से अब हम पर्यटन और कनेक्टिविटी की ओर चलते हैं। स्लाइड नंबर 8 पर लक्षद्वीप की बात की गई है। हाँ, भारत की पहली कमर्शियल सी प्लेन सर्विस लक्षद्वीप में लॉन्च हुई है। अच्छा, तो क्या इसी तरह से लक्षद्वीप को मालदीव का एक विकल्प बनाया जा रहा है? जी बिल्कुल, क्योंकि मालदीव में तो एक द्वीप से दूसरे द्वीप जाना बहुत आसान है। बिल्कुल, यही इस सी प्लेन सर्विस का उद्देश्य भी है। स्लाइड के मुताबिक ये लास्ट माइल कनेक्टिविटी को बढ़ाएगा। और ये भी लिखा है कि इसमें जल आधारित हवाई पट्टियों, जिन्हें वाटर एरोड्रोम्स कहते हैं, उनका उपयोग होता है। वो सुरक्षित रहता है। मतलब ये सस्टेनेबल टूरिज्म का एक बेहतरीन उदाहरण है। एकदम सही। अब मास्टर क्लास के अंत में खेल की दुनिया से एक स्लाइड है, स्लाइड 15। थॉमस कप और उबेर कप 2026, ये दोनों ही अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप्स हैं जो इस बार डेनमार्क में आयोजित की गईं। हाँ, तो थॉमस कप जो पुरुषों का टूर्नामेंट होता है, उसमें चीन ने फ्रांस को हराकर अपना 12वां खिताब जीता है। और उबेर कप जो महिलाओं का टूर्नामेंट है, उसमें दक्षिण कोरिया ने चीन को हराकर अपना 3रा खिताब जीता है। वैसे जो श्रोता यूपीएससी या पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए स्लाइड में एक बहुत काम की चीज है। वो क्या? आजकल परीक्षाओं में सिर्फ विजेता ही नहीं, बल्कि उपविजेता के नाम भी अनिवार्य रूप से पूछे जाते हैं। हाँ, ये तो है। तो फ्रांस और चीन जो रनर अप रहे हैं, उनका नाम याद रखना भी बहुत जरूरी है। तो हमने अपनी सारी स्लाइड्स कवर कर ली हैं। इसी विचार के साथ आज का हमारा ये गहन विश्लेषण यहीं समाप्त होता है। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।